वेलकम स्टूडेंट्स ऑन द डायस ऑफ नेटिजन्स फाउंडेशन। आज भाभा का पेपर एग्जाम हो गई, पेपर हुआ। सब बच्चे तो बहुत खुश होंगे। पेपर फिजिक्स का तो बहुत आसान था। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट ने आउट ऑफ मार्क भी लिए होंगे फिजिक्स में तो श्योरली। तो देखेंगे बच्चे, एक सवाल हम डिस्कस करेंगे, आपने क्या सॉल्व किया है, कैसे किया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने परफेक्टली ही सॉल्व किया होगा। चलो तो देखेंगे क्वेश्चन वन बाय वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। बहुत आसान सवाल है। ये लेंथ स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, दोनों भी स्केलर, बट डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम ये दो जो है ना बेटा, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो आर और यस ये सी पे है, तो आंसर सी होगा। ठीक है, तो आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ये भी होती है। अब फैक्टर्स देखेंगे। मास, बिल्कुल मास तो अफेक्ट करेगा, इसी इक्वेशन में भी कर रहा है और इसी इक्वेशन में भी कर रहा है। देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हाँ वेलोसिटी भी इफेक्ट कर रहे हैं, और मोमेंटम यहाँ पे मोमेंटम भी कर रहा है। तो एक्स वाई जेड तीनों भी सही है, तो आंसर इज बी। एक्स वाई जेड, एक्स भी है, वाई भी है और जेड, ये तीनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चलो नेक्स्ट बच्चे। अब what will be the power developed by gun when soldier fires bullet of mass। ये मास दिया है बेटा, मास at rate 1 bullet per second। ये पर सेकंड यानी टाइम 1 सेकंड लेना है यहाँ पे। विथ वेलोसिटी v जो है मैं 10⁻³ लिखता हूँ, 1000 यानी कि। तो what will be power developed, पावर यानी कि एनर्जी। अब एनर्जी जो है काइनेटिक ले, पोटेंशियल ले, वर्क ले, जो भी है, सो 1/2 mv²/t, राइट। तो 1/2 है, मास तो दिया है, मास 20 ग्राम, 20 × 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसे। और वेलोसिटी जो है 10⁻³ 10⁻³ × 10⁻³ लिखता हूँ, स्क्वायर है तो, राइट। और टाइम t 1 सेकंड है। अब देखे बेटा, ये माइनस प्लस ये तो कैंसल, ये यहाँ पे 10 होगा, तो 10 × 10⁻³ वैट यानी कि 10 किलोवाट। 10 किलोवाट वाला आंसर सी है। ये तो बिल्कुल सीधा सवाल था। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मोशन, लीनियर मतलब सीधा जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा जा रहा है तो जितना डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी वही होगा बेटा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम है तो उसका रेशियो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये रेशियो तो बिल्कुल 1 बनना चाहिए क्योंकि दोनों एक है। तो आंसर सी के साथ चले, तो आसान, ये भी बहुत आसान सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ साउंड वेव एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने बेटा। पढ़ाते समय मैंने कहा था जब ये एक ऑसिलेशन करेगा तो वेव यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक वेव तैयार होगी। अब आपको ये भी पता है फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, ये भी लिख सकते हैं, राइट। अगर आप लोग सिर्फ एक ही वेव ले रहे हो, एक ही वेव, तो आप 2 ले लो, और टाइम करस्पॉन्डिंग टाइम जो है, तो ये टाइम नहीं, नंबर ऑफ वेव्स तो एक है, सॉरी नंबर ऑफ वेव्स एक है, और करस्पॉन्डिंग टाइम t ये मिली सेकंड में है, ये याद रखना। 2 × 10⁻³ तो क्या हम 0.5 × 10⁻² + 3 यानी कि 5 × 10⁻² + 2
यानी कि 500 हर्ट्ज लिखे बेटा। या आप लोग अगर ऐसा भी लिखते कि वेव नंबर ऑफ वेव्स आपने 2 लिए तो नंबर ऑफ वेव्स है 2 एंड डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग टाइम 4 × 10⁻³ तो आंसर यहाँ पे भी वही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें। इन कंप्यूटर व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर? तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर वाला आईसीटी का सवाल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो आसान, ये भी सवाल आसान है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट प्रेशर? ये यहाँ पे प्रेशर दिया है ऑन द सरफेस एरिया। ये जो एरिया दिया है ना बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴ करना पड़ेगा। तो हमें अब यहाँ पे फोर्स निकालना है, फोर्स। सो फोर्स F इज इक्वल टू P × A, सीधा सवाल है। प्रेशर इंटू एरिया, सॉरी प्रेशर इंटू एरिया इज द फोर्स। सो प्रेशर कितना है 2000, 2 × 10⁻³ लिखता हूं, और एरिया जो है 10 × 10⁻⁻⁴, राइट, 10 × 10⁻⁻⁴ ऐसे लिखेंगे। हालांकि इसे ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 10⁻³ तो 10⁻³ और +3, इसका मतलब आंसर ये तो 2 न्यूटन होना चाहिए। सो जस्ट गो अलोंग विथ द आंसर, ये आंसर 2 न्यूटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल produced of the following if object having 0 conductivity of electricity? तो क्या प्रोड्यूस होगा? आर रब्ड ऑन ईच अदर, रब मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे रब किए तो प्रोड्यूस क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे तो चार्ज को मोशन में आना चाहिए, तो रबिंग में नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का कुछ लेना देना नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी नहीं। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्जेस आर ट्रेस्ड। तो ये कहानी होगी। तो आप आंसर ए के साथ चले। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द गिवन डायग्राम। अब यहाँ पे देखे बेटा, ये 3 वोल्ट की है, ये 3 वोल्ट की, पॉजिटिव एक साथ है और निगेटिव एक साथ। यहाँ पे कंडक्शन, इसका और इसका वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो इसमें से करंट बहेगा नहीं, बहेगा इसमें करंट नहीं, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसमें मैग्नेटिक, यहाँ पे ये मैग्नेटिक नीडल दिखा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है क्या? तो वो भी नहीं, और ये डिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाने वाला। तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट देखना है। द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली इन द सर्किट, देन ये तो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं की, ये तो करेक्ट हुआ। इनकरेक्ट वाला ढूंढना है हमें। व्हेन कंपास इज केप्ट नियर विल नॉट शो, ये तो शो नहीं करेगा, ये भी सही है। देन बल्ब कनेक्टेड विल नॉट ग्लो, ये भी ग्लो नहीं करेगा। ड्यू टू द बैटरी, हमें गलत ढूंढना है। ड्यू टू द बैटरी इन द सर्किट इलेक्ट्रिक वायर बिहेव्स एज मैग्नेट, मैग्नेट होगा ही नहीं। तो आंसर इनकरेक्ट वाला ये डी है, तो डी के साथ चलना है बेटा। सो मूव विथ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट whose kinetic energy is 4 times the momentum? Kinetic energy is 4 times the momentum. Kinetic energy 1/2 mv², 4 times momentum. What is speed पूछी है, तो हमें स्पीड निकालना है। मोमेंटम इज mv, तो m ने m को मारा, v के साथ कैंसिल, ये 2 यहाँ पे अगर चलेगा तो v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। हम तो b के साथ जा रहे हैं बेटा। सो आंसर इज b। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्जिट्यूडनल वेव? बिल्कुल, ये साउंड वेव ही लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। ये लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स होती है। वाटर वेव दे आर कॉल्ड एज रिपल्स, दोनों का मिक्स होता है कॉम्बिनेशन।
रेडियो वेव इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इज ए ट्रांसवर्स। तो हम आंसर इसके साथ चलेंगे बेटा। सो साउंड वेव्स। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेरिकल मिरर इज लीस्ट कर्व। ये सवाल थोड़ा सा सोचने वाला है। ये जनरली हम क्या करते हैं, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो ये शार्पनेस आर लेस, तो मोर शार्प होगा। शार्प यानी कि वो ज्यादा कर्व होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो ये थोड़ा फ्लैट टाइप होगा। अब देखें यहाँ पे लीस्ट कर्व, कर्व कम है, कम कर्व यानी फ्लैट ज्यादा है। ये कर्व ज्यादा होता है तो फ्लैट ज्यादा यानी रेडियस ज्यादा होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस यहाँ पे होगी 2f यानी कि 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r 5 ही है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड बट सेम साइज इमेज इज फॉर्म एट 6। अब कॉन्केव मिरर में अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आप रखोगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की और इन्वर्टेड होता है और रियल। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सेंटर है मतलब रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू बेटा 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस यहाँ पे 6 कहेगा, और यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली 7 दिया है। अब ज्यादा रेडियस कहाँ है, तो ए में ज्यादा रेडियस है, रेडियस ज्यादा है तो कर्व लिस्ट होगा, कर्वेचर लिस्ट यानी ज्यादा फ्लैट होगा। सो आप ए के साथ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ये रेजिस्टर्स दिए, ये सभी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए। अगर पैरेलल में आप देखते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जितना है इसके अक्रॉस भी सेम होगा, इसके अक्रॉस भी सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो 1:1 होगा। और अगर आपको निकालना ही है पोटेंशियल डिफरेंस तो ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR से भी निकाल सकते थे। 12 × 1 दैट इज 12, यहाँ पे 3 × 4 दैट इज 12, 2 × 6 इज 12, 12 is to तो ये 1 आएगा। तो हम आंसर 1 1 1, तो आंसर डी के साथ चलेंगे बेटा। ये भी बहुत सोचने वाला सवाल था नहीं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव ये सोनार में भी यूज होता है, सोनोग्राफी में भी, और ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी में भी, तो तीनों में भी यूज होता है। तो PQR वाला आंसर तो ये डी होगा। सो जस्ट गो विथ डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट बायंट फोर्स व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। अब बायंट फोर्स जो होता है ना बेटा, FB, जनरली हम रो V रो G के साथ चलते हैं। तो बायंट फोर्स अगर FB ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब डेंसिटी ज्यादा यहाँ पे सॉलिड आयरन बॉल या सॉलिड एल्यूमिनियम सिलेंडर, ये दोनों के बीच में। बट अगर एल्यूमिनियम सिलेंडर और आयरन सिलेंडर के बारे में सोचे, दोनों के बारे में, तो ज्यादा डेंसिटी इसकी होगी, ये सिंक डाउन होगा। तो हम ए के साथ चलेंगे बेटा। सो आंसर इज ए। अब नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो। बहुत आसान सवाल आया है बेटा, ये भी गिवन फिगर 2 आयरन नेल्स दिए, ये छोटे फिगर में, अटैच टू द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट, चूज करेक्ट फिगर। अब बार मैग्नेट में क्या होता है बेटा, मान ले ये बार मैग्नेट, यहाँ पे N पोल है और यहाँ पे S पोल, और लाइंस ऑफ फोर्स तो ऐसे चलेंगे, ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे चलेंगे बेटा। अगर ये N पोल पे नेल है तो दोनों ऐसे डाइवर्ज होने चाहिए, तो हम C के साथ चलेंगे। ये कन्वर्ज कभी नहीं होते और सीधे भी नहीं रहते, ये भी गलत होगा, ये भी, और ये तो होगा ही नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो यू जस्ट गो अलोंग विथ C के साथ चले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स गिव द ग्रेटेस्ट बायंट फोर्स। इससे पहले वही सवाल था, ऐसा ही थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो पानी की डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, इसका वॉल्यूम कम होता है, सो इट सिंक्स डाउन।
तो सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 पे है, ये 0 पे तो नहीं, 0 पे तो आइस, उसका लेयर पानी पे तैयार होगा। नाउ ये 277.15 यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में है। और ये अब ये फ़ारेनहाइट अगर हम ले तो ये भी 4 ही दर्शाता है। तो आंसर क्यू, आर और यस के साथ चलेंगे, क्यू आर एंड यस। सो जस्ट मूव विद द आंसर बी। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मीडिया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड ऑफ साउंड। ये भी आपको क्लास में लिया था मैंने। अब देखे बेटा, सबसे असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे कम स्पीड कहाँ है? वैक्यूम में, तो पी में। उससे ज्यादा गैस में, वैक्यूम में तो 0 होती है, गैसेस में स्पीड ज्यादा होती है, तो आर हम ले लेंगे। उसके बाद लिक्विड में ये क्यू, और उसके बाद सॉलिड में तो यस। तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस वाला पी आर क्यू एस, तो ये आंसर ए होगा बेटा। सो यू जस्ट गो विद द आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन। चलो, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज एन ई अपॉन टी, ये चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, तो मुझे तो n निकालना है। सो n इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई, आई यानी कि करंट दिया है 1, और यहाँ पे टी टाइम कितना दिया है? 16 सेकंड, तो 16 लिख सकते। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसके बजाय मैं 16 इंटू 10⁻⁻20 लिखता हूँ। ये कट होगा, इसे ऊपर लेके चलो, तो आंसर इज 10⁻²+20, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आंसर सी के साथ चले बेटा, 10⁻20 ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट, डिटरमाइन द ऑड मैन आउट, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, देन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बट ये फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। या आप अगर ऐसा सोचोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है और ये नॉन कंजर्वेटिव। द वर्क डन डिपेंड्स ऑन, हियर डिपेंड्स ऑन पाथ, बट हियर फॉर नॉट पाथ। तो ये वाला कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव। सो आंसर ये अलग कौन सा है? तो ये, या ये नॉन कॉन्टैक्ट, बट ये कॉन्टैक्ट वाला फोर्स, ऐसे भी आप सोच सकते थे। चलो नेक्स्ट, तो इसका आंसर ये बी के साथ चलना बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब नेक्स्ट 21, ऑन विच प्रिंसिपल डज फ्यूज वायर मेड अप ऑफ एलॉय वर्क्स, दैट इज जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ। ये होता है हीट प्रोड्यूस, करंट पास होने से हीट प्रोड्यूस होता है, H इज इक्वल टू I² RT, आपको पता है। तो हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, यही आंसर है, इसी के साथ चले। कभी कभी ये आपको कंफ्यूज करेगा, हीट एब्सॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, हीट ये बाहर का हीट एब्सॉर्ब करेगा ये कह रहा है, तो ये बाहर का हीट एब्सॉर्ब करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर एक्सेस करंट बहा तो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एंड हेंस इट मेल्ट डाउन, तो मेन जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन होगा ये फ्यूज वायर में। सो it is based on the principle of heating effect. So just move with answer A. Now complete the following chart, flow chart. Alternative PQRS. अब मिरर दिए, is the focal length of mirror infinite? अगर infinite है तो ये प्लेन मिरर होना चाहिए। अब is image formed by mirror exclusively virtual है तो कॉन्वेक्स के साथ ही चलो, कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर कहे। और इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर निगेटिव, अगर निगेटिव फोकल लेंथ है तो हम कॉनकेव के साथ चलते हैं। तो आपका ये सीक्वेंस P के लिए प्लेन, Q के लिए कॉनकेव, और ये R के लिए कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये होना चाहिए। अब देखे बेटा, प्लेन यहाँ पे और यहाँ पे P के लिए है, दूसरा कॉन्वेक्स Q के लिए कॉन्वेक्स यहाँ पे है, तो ये और ये मैच हुआ, बाद में ये मैच होना ही है। सो आंसर सी के साथ चले। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे दिया है, ये तो सही है। देन क्रोमैटिक एब्रेशन, ये भी सही है, पी है। आईपीस इज लार्ज, ये गलत है। देन मिरर्स आर, मिरर भी नहीं यूज करते, तो ये इसके और इसके साथ चले, पी क्यू, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू आंसर ए में है बेटा। सो जस्ट मूव विद दिस आंसर, पी क्यू के साथ चले। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रीड करें और आंसर बताएं। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी सही है। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, दोनों भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट ये इसका रीजन है नहीं, ये इसका रीजन नहीं होता। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम बी के साथ चलेंगे। सो आंसर इज बी। ये तो बाकी का कुछ डिस्कस करने की जरूरत भी है नहीं। अब इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव, ये कॉन्केव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर, ये यू दिया है, -20 लिखे। डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस, हमें भी निकालना है फ्रॉम द मिरर। इफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज, ये 1/2, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना दिया है बेटा, HI/HO, ये इसका उल्टा, यहां पे गलती ना करना, दैट इज 2। यही HI/HO इज इक्वल टू -V/U होता है, तो इसी के साथ हम निकाल सकते हैं बेटा। सो 2 इज इक्वल टू -V/U, U की वैल्यू ये 2 रहने दो, -V, U की वैल्यू -12 है, तो ये कट। सो V इज इक्वल टू 24 के साथ चले, सॉरी 24 सेंटीमीटर। सो जस्ट गो विथ आंसर ए के साथ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 26, विच टाइप ऑफ सर्विसेस आर सपोर्टेड बाय इनसैट एंड जीसैट सीरीज सैटेलाइट। तो टेलीकम्युनिकेशन भी होगा, एजुकेशन का भी है और टेलीविजन का, बट ये जो होता है ना बेटा नेचुरल रिसोर्सेस एंड मॉनिटरिंग, इसके लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, तो ये नहीं आएगा। अब ये दोनों के लिए तो ये 1, 2 और 3, यानी कि पी क्यू और एस के साथ चले, PQS ये बी पे है, सो आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 4 डिस्टिंक्ट डिफरेंट डायमेंशंस आर गिवन हियर मेटल का, अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसे हम से आरपी, पी का रेजिस्टेंस है तो रो यल अपॉन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्स है तो एक्स लिखता हूं। अब देखें इसका आर ये क्यू है तो आर क्यू लिखता हूं, रो इसकी लेंथ 3L है तो L इंटू 3 लिखता हूं मैं, अपॉन एरिया कितना है बेटा 2x, तो x इंटू 2 लिखता हूं, यानी कि ये 3/2 टाइम्स है, मतलब ये बड़ा है, ये 1.2 टाइम्स, ये 1.5 है और ये 1 है। अब इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब इसके बारे में सोचेंगे, आर रो यल अपॉन 2x, तो x लिखता हूं और यहाँ पे 1/2, इसका मतलब इससे बिल्कुल ये आधा है, और ये इसका रेजिस्टेंस RS, तो रो यल अपॉन x/2, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इस वायर का है, तो और सबसे कम जो है बेटा रेजिस्टेंस इस वायर का। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर लेना है, तो पहले R पे चले, देन उसके बाद ये P पे, RP, देन QS, RPQS, तो आंसर ए के साथ। पहले R, सब असेंडिंग ऑर्डर है, R, देन ये 1 है, 1 लेते हैं हम इसे, तो ये P, देन ये 1.5 है, 1.5, 3/2 यानी कि, उसके बाद ये आएगा और फाइनली ये 2 टाइम्स है तो वो वाला, तो आंसर बिल्कुल ये होगा। बहुत आसान सवाल था, थोड़ा सोचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें
बहुत, ये भी बहुत आसान सवाल है। लाइट रे मेक्स एन एंगल, थोड़ा सोचना, कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती भी की होगी बेटा। देखो ये मिरर ले ले, ये नॉर्मल, अब मेक्स एंगल प्लेन मिरर 45 के साथ, ये 45 डिग्री मिरर के साथ एंगल बनाया। ये एंगल मिरर के साथ कितना, यानी कि ये ग्लांसिंग एंगल होगा 45, तो ये भी 45, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी 45 ही होगा। बट उसके आगे पढ़े, दिस एंगल इज इंक्रीज्ड बाय, अब इसे इंक्रीज करें, इसी एंगल को इंक्रीज करना है, यानी कि ये अगर मिरर है ये, तो इसे इंक्रीज करना है। अब अगर इसे मैं इंक्रीज करता हूं 45 प्लस, इसे इंक्रीज करना ये एंगल को, इसे नहीं, प्लस 15, यानी कि ये तो 60 हुआ, तो ये अगर 60 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, और ये 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 30। तो इफेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम 30 के साथ चलेंगे बेटा, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट वन, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था बट ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट के साथ हम किसे सेपरेट करें, ये भी फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक अगर दोनों का मिक्सचर होगा और अगर हम मैग्नेट वहां पे डालते तो दोनों एक साथ अट्रैक्ट, मतलब सेपरेशन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं। ये दोनों भी नॉन मैग्नेटिक है तो ये भी सेपरेट होना तय है नहीं, ये भी वैसी ही का नहीं, सिर्फ यहाँ पे निकेल मैग्नेटिक है और कॉपर नॉन मैग्नेटिक, तो हम आंसर सी के साथ चलेंगे बेटा। सो आंसर इज सी। देन नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कॉजेस मिराज, मिराज है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है TIR, सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक लेयर से दूसरे लेयर में जब रे जाएगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन भी होगा, और लास्ट जो लेयर है ऑन द सरफेस ऑफ लास्ट लेयर एयर का, तो यहां से ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे TIR, बाद में तो रिफ्रैक्शन है ही, तो हम रिफ्रैक्शन एंड TIR इसके साथ चलेंगे। सो दिस इज द आंसर। नाउ रिमेंबर, ये बहुत आसान पेपर इस साल का था, तो शायद हमारे बच्चों को सभी को आउट ऑफ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे खुश होंगे। थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी।